वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय क्रमांक 6 जैव विक्रम। इससे पहले के टॉपिक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, इसको पूरा विस्तृत समझेंगे। आई होप आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, जिन्हें इस भोजन को एक ही नली से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से इस प्रक्रम में क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल करके उसको दांतों से चबा करके काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को आज हम जानेंगे मानव पाचन तंत्र के माध्यम से। स्टूडेंट, इसको पूरा समझेंगे। हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि पाचन से क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, एक ही प्रक्रम से एक ही नली से होकर के गुजरती हैं। इसलिए इसके पाचन को समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मानव का जो पाचन तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन गुहा या नली, दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन यानी सहायक अंग। इस दो प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाया गया है। तो पाचन तंत्र जो होता है वह 33 फीट लंबा होता है, जो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। और जो सहायक अंग होते हैं वह कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिनमें से दांत, जीभ, लार ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय और पित्ताशय, अमाशय, ये क्या होते हैं? ऑर्गन जो होते हैं, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। देखेंगे कि मानव का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को समझने से पहले सबसे पहले अपन को यह जानना होता है कि पाचन है क्या। आखिर पाचन हम पढ़ तो रहे, तो पाचन होता क्या है? तो स्टूडेंट, सरल भाषा में आपको यह याद रखना है कि जब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है वही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र पाचन कहलाता है। मतलब कि हम क्या करेंगे, जटिल पदार्थों को अंदर लेंगे और वह जो पदार्थ होंगे सरल अणुओं में टूट करके हमें शरीर में ऊर्जा के रूप में प्राप्त होंगे, वही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। या साइंटिफिक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो मोनोसाइक्रेट में परिवर्तित होता है, फैट जो होता है तो फैटी एसिड में होता है, प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में परिवर्तित होगा। इन्हीं के टूटने का जो क्रम है, ये देखिए जटिल अणु है और ये क्या है? सरल अणु है। इन्हीं के टूटने के क्रम को क्या कहेंगे? हम पाचन कहेंगे। और इस प्रक्रिया से क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसलिए हम भोजन करते हैं। और ये जो पाचन जो है वह कैसी अपचयी यानी कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाचन जो है कैसी है, अपचयी है कि उपचयी प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना है कि पाचन जो है अपचयी यानी कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है। अब हम पाचन की जो प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया है, उसको हम पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए इसको शॉर्ट में समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हम इसको जो भोजन की जो प्रक्रिया है इसको हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह से अंदर लेना। ये क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण कहलाएगा, ये माउथ में होगी। फिर क्या होता है? लार निकलना। जो सलाइवा, लार ग्रंथियां जो होती हैं अपने माउथ में, वो क्या करेंगी? लार मिलाएंगी। ठीक है। फिर अगला होता है आगे भेजना। आगे भेजना जो काम होगा वो अपना ऑसोफेगस का होगा। इसके द्वारा जब मुंह में चबा के भोजन मुलायम कर लिया जाता है तो फिर भोजन को आगे कर दिया जाता है। फिर जो होगा डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ पर होगा? अपने भोजन का अमाशय में होगा। और फिर अगली प्रोसेस होगी अपना अवशोषण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारे भोजन का जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसका कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। फिर छोटी आंत में ही क्या होगा? स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण से मतलब ये होता है कि पाचक रसों को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। और लास्ट में सबसे बाद में जो प्रोसेस होती है वह होती है परित्याग। जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको शरीर के बाहर क्या कर दिया जाता है? बिजली प्रोसेस तो आप समझ गए। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का
मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन को अंदर मुंह के अंदर लेते हैं, चबाते हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? अंदर ग्रहण। दूसरे नंबर की अपनी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? सलाइवलाइजेशन, यानी कि लार मिलाना। तो अपने मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो क्या करती हैं? भोजन में लार मिलाने का काम करती हैं। लार का जो मेन रोल ये होता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है, वह मुलायम बनाता है, साथ ही साथ उस भोजन को स्वादिष्ट करता है। इसके साथ ही इसमें क्या किया जाता है? लार ग्रंथियों में क्या होते हैं? 2 प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से वो एंजाइम होते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? भोजन को मीठा बनाता है, यानी कि भोजन को क्या करेगा? ये स्वादिष्ट बना देगा। और जो इसमें क्या करेगा? यहाँ पर स्टार्च का पाचन होता है। स्टूडेंट, पाचन अपना जो होता है वह कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है। ये टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? मुंह में ही स्टार्च का पाचन करता है। दूसरे नंबर में ये होता है कि लाइसोजाइम एंजाइम। भोजन में ये क्या करता है? भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि क्योंकि ये मुंह में ही हानिकारक जो बैक्टीरिया या कोई जीवाणु है तो उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। स्टूडेंट, ये जो लार ग्रंथि का काम ये होता है कि जैसे आप कई बार देखते हैं कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन, रसगुल्ला वगैरह देखते हैं तो आपके मुंह में क्या होता है? पानी आ जाता है। तो यही काम क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम का कार्य होता है और यही आपके मुंह में बार बार आता है। तीसरे नंबर की जो प्रक्रिया होती है, जब यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? भोजन में लार मिला दी जाती है, भोजन चिपचिपा हो जाता है, तो भोजन को कहाँ भेजा दिया जाता है? आगे भेजना। इसका ये यहाँ पर किसका? आहार नाली जो होती है ग्रिस का ये काम, आगे भेजने का कार्य किसका होता है? आहार नली का होता है। भोजन को फूड पाइप यानी ग्रस नली से कहाँ तक पहुँचाएगा? आमाशय तक पहुँचाएगा। ठीक है। और ये क्या होता है? ये जो भोजन जब आमाशय तक पहुँचेगा तो खाना निगलते समय आहार नली क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है। और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्यों ऐसे इस प्रकार से भोजन जो होता है, आहार नली जो होती है अपनी, वह क्या होती है? सिकुड़ती है, फैलती है। स्टूडेंट, सोचिए अगर ऐसा होता कि भोजन डायरेक्ट ही ऐसे चला जाता तो वो जैसे अपन भोजन मुंह में लेते और अंदर जाता तो एकदम से धूम धूम की आवाज़ आती, भोजन ऐसे डायरेक्टली गिरता। इसलिए क्या हुआ कि इसको करने के लिए क्या करती है? क्रमानुकुंचन करती है ताकि भोजन एकदम से नीचे ना जाए, या ये धीरे धीरे करके क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से जाए। और ये क्या होती है? आहार नली की बात करें तो ये जो होती है 22 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कहाँ से? मुंह से लेकर के आमाशय तक फैली होती है। ये क्या करती है? इसका मेन काम जो ग्रास नली का फूड पाइप का क्या होगा? भोजन को लेकर के कहाँ तक? आमाशय तक पहुँचाएगा। मुंह से लेकर के आमाशय तक पहुँचाएगा। और किसके माध्यम से? क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से। चौथी प्रोसेस है अपनी पाचन। पाचन अपना कहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से आमाशय से पाचन अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है कहाँ पर होता है? आमाशय यानी स्टोमक में होता है। आमाशय की अगर बात करें तो आमाशय में कितने भाग होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आमाशय में जो है 3 भाग होते हैं। पहला होता है फंडिक, दूसरा होता है कार्डियक और तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरिक होता है। तो अब बात यह है कि जो डाइजेशन होगा वो किस प्रकार से होगा? तो आमाशय में क्या होता है? आमाशय जो है वह जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस को स्रावण करता है। यहाँ पर जठर रस निकलता है और इसी जठर रस में ही पाचक एंजाइम निकलते हैं। वे कौन कौन से एंजाइम हैं देखते हैं। इसमें पहला एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसका क्या काम होता है? और ये सभी क्या होते हैं? आमाशय में ही होते हैं। आमाशय से ही जठर रस निकलता है। ठीक है। और इसी जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं? 4 एंजाइम होते हैं। पहला होता है कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का जो काम होता है वो किसका काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो प्रोटीन है और पेप्सिन, यहाँ से याद रखना, पेप्सिन नामक प्रोटीन जो एंजाइम होगा वो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये प्रोटीन को क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। दूसरे नंबर का जो एंजाइम है वो कौन सा है? रेनिन एंजाइम है। ये क्या करता है? ये एंजाइम दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका पाचन करेगा? कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। दही का जमना, ये जो प्रोसेस हो, जैसे अपन दूध लेते हैं, दूध खाते हैं, जब आमाशय में पहुंचता है ये दूध तो क्या हो जाता है? यहाँ पर जा कर के क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है। तो जमता जो है किसके माध्यम से जमता है? रेनिन नामक एंजाइम से जो क्या होता है? दूध जो होता है
जम जाता है। कई बार आपको उल्टी होती होगी, कहीं देखा होगा, तो क्या करते हैं, दूध लेते हैं और उल्टी में आपको दही जमा हुआ मिलता है। तो ये जो दूध से दही का जमने की जो प्रोसेस होती है वह कहाँ पर होती है, रेनन में होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये सबसे मेन रोल करता है। मेन रोल इसका ये क्या करता है, पहली बात तो पेप्सिन और रेनिन के कार्य का नियंत्रण करता है, और दूसरा काम जो होता है, सबसे अहम काम होता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। क्योंकि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जो भोजन हमारा जो ओएसोफेगस से अमाशय में आया हुआ है, इस भोजन को क्या करेगा, ये अम्लीय बना देगा, भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। और चौथा होता है वाटर। जो जैसे भोजन में किसी भोजन पानी की कमी होती है तो यहाँ पर वाटर भी होता है जो भोजन में मिलाया जाता है। अब आपको यहाँ बहुत ही एक रोचक बात जानने को मिलेगी। इसमें अमाशय में जो बीमारियाँ होती हैं वो कैसी होती है, जैसे अल्सर सुना होगा आपने, एसिडिटी सुना होगा। तो एसिडिटी कैसे हो जाती है, कैसे आप उनको मान लीजिए अपच हो जाती है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अमाशय की स्ट्रक्चर समझनी होगी। अमाशय की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें स्टोमक वाल पाई जाती है, अग्नाशयी भित्ति पाई जाती है अमाशय की, और इस भित्ति के अंदर इस प्रकार से एक लेयर पाई जाती है। आप देख सकते हैं येलो कलर में ये एक प्रकार क्या होती है, एक लेयर पाई जाती है, और उस लेयर को क्या कहते हैं, म्यूकस लेयर कहते हैं। और इस म्यूकस लेयर का जो बहुत अहम रोल होता है वह इसका रोल ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल जो होता है, इस अम्ल को क्या करता है, यहाँ पर इस वाल के अंदर नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आगे इसमें क्या होता है, अमाशय के अंदर जठर रस होता है, और जठर रस में क्या पाया जाता है, अभी हमने देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये म्यूकस लेयर जो होती है, इसको इस रस को, जो जठर रस को यहाँ पर इस वाल जो लेयर होती है इस लेयर तक नहीं पहुँचने देता है, ठीक है। तो यही कार्य इस लेयर का होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो किसी को सुना होगा अल्सर की बीमारी हो जाती है, तो अल्सर क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि जब ये क्या होता है, स्टोमक म्यूकस जो लेयर होती है इसको आने से नहीं रोक पाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आने से नहीं रोक पाती ये लेयर। तो क्या होता है, ये लेयर धीरे धीरे क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, और इसी से क्या होता है, इसी बीमारी को क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। दूसरी बीमारी स्टूडेंट आपने सुनी होगी, एसिडिटी। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा पेट जो होता है अचानक दर्द करने लगता है। तो वजह ये होती है कि जब हमारा जो अमाशय होता है वह क्या होता है, ज़्यादा जठर रस का स्रावित करने लगता है, अधिक मात्रा में क्या करने लगता है, जठर रस का स्रावण करने लगता है। तो क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब एसिडिटी हो जाती है तो क्या है, इनो लो, एसिडिटी दूर करो, इस प्रकार से आपने सुना है। तो यही होता है कि जब जठर रस ज़्यादा स्रावित होने लगता है तो आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। हम समझेंगे कि एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लिया जाता है, इनो लिया जाता है, इनो। तो इनो करता क्या है, तो इनो जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय माध्यम का होता है, ठीक है। तो अभी अपन को पता है कि हमारे अंदर जो क्या होता है, जब क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो अपन को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्षारीय माध्यम लेना होगा, जो क्या होगा, इनो, MgOH इसका सूत्र होता है। तो जब हम अम्ल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और MgOH लिया क्षार, तो आपको पता होना चाहिए कि जब अम्ल और क्षार मिलके क्या बन जाते हैं, लवण, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं, लवण बन जाएंगे और जल बनेगा। तो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में एसिडिटी होती है, हम क्षारीय माध्यम यानी इनो लेते हैं, तो हमारे शरीर का, पेट का क्या हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। क्यों दर्द कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल क्षार क्रिया करके उस भोजन को क्या करेंगे, लवण बना देंगे। पाचन के अंतर्गत अभी हमने समझा अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है। अब अमाशय से जो भोजन होता है कहाँ पर पहुँचता है, छोटी आंत में पहुँचता है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि छोटी आंत जो होती है उसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं। यह आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। कितना होता है, इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है, 6 से 7 मीटर, क्योंकि इतनी अंदर फोल्डेड होती है,
ठीक है। तो ये क्या होती है, आपको यह याद रखना है कि छोटी आंत जो है वह हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत का जो ये होता है तो एक दिन में लगभग कितना आंत भी क्या करती है, आंत रस स्रावित करती है। जैसे वहाँ पर हमारा अमाशय जो था तो अमाशयी रस स्रावित करता था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो आंत जो होती है वो क्या करती है, आंत रस स्रावित करती है। एक दिन में लगभग कितने 6 से 7 लीटर स्रावित करती है। आंतरस में देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन होता है, यानी तीनों पदार्थों का यहाँ पर छोटी आंत में पाचन होता है, यानी पूर्ण तरीके से यहाँ पर छोटी आंत में ही पाचन होगा, पूर्ण पाचन होगा। एक बात यहाँ यह भी आवश्यक है कि शाकाहारी की जो छोटी आंत होती है वह लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, क्योंकि वह क्या करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करती है। वह क्या है, जटिल प्रोसेस है। तो इसलिए शाकाहारी जीवों की क्या होती है, छोटी आंत सबसे अधिक लंबी होती है। और मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत होती है वह कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। क्यों, क्योंकि वह क्या करते हैं, मांस का पाचन करते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि आपके प्रश्न में जो है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, इसलिए आप एक एक पॉइंट को कवर करके चलें। ठीक है, तो अगली बात यह है कि इस कार्य को जो भोजन के पाचन की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों चीज़ों का पाचन होना है, तो इस कार्य को करने के लिए ये किसकी मदद लेगा, यकृत और अग्नाशय रस से जो स्रावित रस होंगे उनकी मदद लेता है। किस प्रकार से होगा, इस प्रोसेस को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जो यकृत और अग्नाशय होते हैं वह किस प्रकार से भोजन के पाचन में मदद करते हैं छोटी आंत की। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट, आप इस चित्र डायग्राम को गौर से समझें कि इस प्रकार से ये अमाशय होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, फिर जा करके अपनी ये क्या होती है, यहाँ पर छोटी आंत होती है। तो अभी हमने समझ लिया कि अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है। अब जब भोजन छोटी आंत में पहुँचेगा तो उसके पाचन में किस प्रकार से हेल्प करेंगे यकृत और अग्नाशय। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से क्या होता है, यकृत यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यह क्या करता है, पित्त रस छोड़ता है। ठीक है, यकृत जो होता है क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है और इसको स्टोर कौन करता है, पित्ताशय से करता है। ये बात याद रखें कि पित्त रस का जो श्रावण है पित्ताशय नहीं करता, कौन करता है, यकृत करता है। और यहाँ पर जो ये निर्माण करेगा और स्टोर कौन कर लेता है, पित्ताशय कर लेता है। तो पित्ताशय से यानी यकृत से कौन सा रस स्रावित होगा, पित्त रस स्रावित होगा। और पित्त रस कैसा होता है, क्षारी होता है। ठीक है, क्षारी होता है, कितना 7.7 pH होता है इसका। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर जो भोजन अमाशय में आता है तो भोजन को कैसा कर दिया जाता है, अम्लीय माध्यम में बना दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला के। ठीक है, तो अब इस अम्लीय भोजन को क्या करना होगा, क्षारीय बनाना होगा, क्योंकि उसी तभी पाचन हो पाएगा। तो अब यहाँ से जो ये यकृत का जो पित्त रस निकलेगा, यही इसका कार्य क्या होगा, पित्त रस का जो असली एक्चुअल में कार्य होगा वो क्या करता है, इसको क्या कर देता है, क्षारीय माध्यम बना देता है और वसा का इमल्सीकरण कर देता है। वसा का इमल्सीकरण आपने केमिस्ट्री टॉपिक में देखा होगा, ये क्या करता है, जो वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पित्त रस का काम क्या हुआ, भोजन को क्षारीय बना दिया और वसा का इमल्सीकरण कर दिया। और एक बात और आप याद रखें कि वसा का जो यहाँ पर जो पित्त रस जो है वह एक दिन में लगभग 800 से 1000 ml पर डे स्रावित होता है। अभी हमने देख लिया कि जो हमारा यकृत का कार्य क्या होता है, ये भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय अम्लीय से क्षारीय बना देगा और वसा का इमल्सीकरण कर देगा। तो अब यहाँ से आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय से भी अग्नाशयी रस निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पर भोजन जैसे यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से पित्त रस मिलता जाएगा भोजन में, और यहाँ से क्या मिलता जाएगा, अग्नाशयी रस मिलता जाएगा। इस भोजन में क्या करेंगे, मिलते जाते हैं। तो ये जो अग्नाशयी रस होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से ही स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशयी रस अग्नाशय से स्रावित होगा। तो ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या करेगा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर यकृत में क्या हो रहा था, वसा का इमल्सीकरण हो गया।
ठीक है। तो वसा का इमल्सीकरण में जो हेल्प करता है वह कौन करता है? अग्नाशयी रस करता है। कैसे? यहाँ पर क्या होता है, इमल्सीकरण वसा के लिए एक लाइपेज एंजाइम पे, ये जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, यह लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा के इमल्सीकरण में हेल्प करता है, जो कहाँ पर होता है? अग्नाशयी रस में होता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन को जो है, प्रोटीन के पाचन में कौन हेल्प करेगा? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है, ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए फैट का पाचन हो गया। फैट का पाचन कहाँ पर हुआ? वसा का। यहाँ पर वसा का इमल्सीकरण हो गया है पित्त रस के माध्यम से। उसने यहाँ पर हेल्प किसने किया? लाइपेज एंजाइम ने। अब यहाँ पे आप ये देखा कि प्रोटीन का भी पाचन हो गया। प्रोटीन का पाचन किसके माध्यम से हुआ? ट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से। परंतु अभी कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। अभी हमने समझा कि आंत्र में किस प्रकार से ये जो यकृत और अग्नाशय होते हैं, ये रस निकाल करके किस प्रकार से हेल्प करते हैं। अभी हम समझेंगे छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होगा। हम देखते हैं छोटी आंत में पाचन जो है वह किस प्रकार से होगा। अभी हमने देखा यहाँ यकृत से पित्तरस जो निकला, तो उसने यहाँ पर भोजन को क्षारीय बना दिया, और यहाँ से जो अग्नाशयी रस मिला तो उसने क्या किया? वह प्रोटीन का और वसा का पाचन में हेल्प करा। तो अब भोजन यहाँ से ये सब दोनों रस से मिल करके अब भोजन कहाँ पर जा रहा है? ये क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। अब भोजन कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ से दोनों रस को मिक्स होकर के कहाँ पर पहुँच जाता है? इस प्रकार से छोटी आंत जो होती है अपनी 22 फीट लंबी होती है। ठीक है। तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है एक ड्यूडेनम, दूसरा होता है ज्यूजेनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कोई खास रोल नहीं होता है ड्यूडेनम का। अब जब भोजन यहाँ से तीनों रसों को लेकर के क्षारीय माध्यम में होकर के भोजन कहाँ पर पहुँचता है? छोटी आंत के दूसरे भाग में पहुँचता है। ये कौन सी है? छोटी आंत है। ठीक है। तो अब ज्यूजेनम वाले भाग में जब पहुँचता है तो ज्यूजेनम वाले भाग का काम क्या होता है कि ये जो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, तो ये जो होती है 2 से 4 मीटर लंबी होती है, ये जो छोटी आंत का जो दूसरा भाग होता है। और भोजन जो है इसमें कितना रुकता है? 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पर रहता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो भोजन कहाँ पर रुकता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में के कौन से भाग में? दूसरे भाग में, जो ज्यूजेनम होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से अंगुली के जैसे इस प्रकार के ये प्रवर्ध पाए जाते हैं, और इन्हीं प्रवर्धों से क्या होता है? आंतरस निकलता है। जिस प्रकार से अमाशय में अमाशयी रस निकला था, अग्नाशय में अग्नाशयी रस निकला था, और यकृत में क्या निकला था? पित्त रस निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छोटी आंत में क्या निकल रहा है? आंतरस निकल रहा है। और ये आंतरस अब देखिए क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करेगा। क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था। प्रोटीन को क्या किया गया था? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा गया था। परंतु अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पूर्ण तरीके से पाचन हो रहा है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे अपन। तीसरा अगला जो होता है इलियम। तो इलियम इस वाले भाग में जो क्या होता है? बिलाई पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। ये इस प्रकार से प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसमें अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से। और इनका काम क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जब ये भोजन का पूरी तरीके से इस प्रकार से पाचन, इन रसों को क्या बना दिया गया? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन कर लिया गया। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है तो ग्लूकोज मिल गया, वसा के रूप में वसीय अम्ल मिल गया, प्रोटीन में क्या हो गया? अमीनो अम्ल मिल गए। तो अब इन जो पदार्थों का है जो, तो क्या करता है? बिलाई सबसे अहम रोल निभाता है। रसांकुर ये क्या करेगा? इन सभी का क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। ठीक है। इन सभी का अवशोषण कौन करता है? बिलाई यानी रसांकुर कर लेता है। तो अब ये अवशोषण करके क्या करेगा? शरीर के क्या करेगा? जो वो होगा विभिन्न भागों में पहुंचा देता है, और जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए हमने क्या किया था? भोजन खाया था। क्यों? क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्त किस प्रकार से होती है? जब इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद जब हमारा इलियम वाले पार्ट में भोजन पहुंचता है, तो वहाँ पर ये जो बिलाई होते हैं उसको क्या करते हैं? उस पोषक तत्वों को, जो उपयोगी पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और हमें शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। और जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा जो अम्ल पदार्थ जो होते हैं वो कैसे, किस रूप में टूटते हैं? प्रोटीन होगा अमीनो अम्ल में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, और वसा जो होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं।
इस प्रकार से अवशोषण और स्वांगीकरण की जो 5वां और 6वां पॉइंट है, इसकी प्रोसेस जो है कहाँ पर, छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है अपना, जो क्या है, परित्याग यानी मल पदार्थों को बाहर निकालना, 5वीं अवस्था है। तो वो किसके माध्यम से होती है? बड़ी आंत के माध्यम से होती है। बड़ी आंत को आपने इस प्रकार से मोटी स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है। इस प्रकार से मोटी स्ट्रक्चर होती है और इसी के बीच में छोटी आंत होती है। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है? वेस्टेज पदार्थ जो होता है उसको बाहर निकालना। तो देखिए समझते हैं। तो ये क्या होता है? बिना पचे भोजन को बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। किसके माध्यम से? अब ये छोटी आंत से भोजन आया इस प्रकार से, अब यहाँ से छोटी आंत से भोजन कहाँ पर पहुँच जाता है? बड़ी आंत में पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर क्या होगा, बृहदान्त्र में भेज दिया गया, जहाँ पर क्या होते हैं, दीर्घ रोम जो होंगे वह क्या कर लेंगे अभी भोजन में, क्योंकि जल है तो यहाँ पर जल का अवशोषण कर लेंगे। क्योंकि छोटी आंत ने केवल क्या कर लिया है? पोषक तत्वों का अवशोषण किया है, जल का अवशोषण नहीं किया है। तो अब ये बड़ी आंत क्या करेगी? जल का अवशोषण कर लेगी और बचे हुए पदार्थ को क्या कर देगी? शरीर से बाहर निकाल देगी। स्टूडेंट, इस प्रकार से अपनी पाचन की प्रक्रिया जो होती है पूरी होती है।